अपने इस इंडियन कोचिंग यूट्यूब चैनल पर सामान्य अध्ययन की महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज चल रही है। जो प्रश्न यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल और सुपर टेट के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में भले ही हम 5 या 6 सवाल सोल्व कर पाते हों, लेकिन उनसे संबंधित बहुत सारे ऐसे तथ्य हम पढ़ लेते हैं जो आजकल वनडे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और ये सवाल आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। अर्थात इन सवालों को आप बड़े ध्यान के साथ पढ़ें और एक भी सवाल को हल्के में ना लें। ये सारे के सारे सवाल एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी इन सवालों की बहुत ही ज़्यादा चांस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। और आपको यदि यह चैनल पसंद आता है तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लें और अपने अन्य साथियों, अन्य दोस्तों में भी इसको शेयर करें, जिससे मैं और अच्छे आपके लिए प्रश्न ला सकूं। धन्यवाद। सिंधु घाटी सभ्यता ने सर्वप्रथम किस मिश्र धातु का प्रयोग किया था? पीतल, कांसा, रोल्ड गोल्ड या जर्मन सिल्वर? सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता ने सबसे पहले कांसे का प्रयोग किया गया था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता के नाम से जाना गया था। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है जिसकी समय 2350 ईस्वी पूर्व से लगभग 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसके 6 स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर था जो रावी नदी के तट पर था, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इसमें खोजा गया दूसरा प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो, जिसको 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। यह शहर सिंधु नदी के तट पर अवस्थित था। सिंधु स्थलों में सिंधु की सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी और सिंधु स्थलों में सर्वप्रथम चावल के खेती के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए, जो गुजरात राज्य में स्थित है, जबकि भारत में सबसे पहले चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे कोल्डी हवा नामक स्थान से। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में है, जहाँ बेलन घाटी है। यहाँ से प्राप्त हुए चावल के साक्ष्य पाषाणकालीन हैं, जो लगभग 30,000 वर्ष पुराने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल नामक स्थल से एक विशाल गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए। गोदीवाड़ा मतलब इनका समुद्री जहाज का स्थान। यही स्थान था जिस स्थान से अन्य यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई थी। कालीबंगा और लोथल दोनों से यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई, जबकि मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुआ एक विशाल अन्नागार और एक विशाल स्नानागार प्राप्त। हिसार हरियाणा में पड़ता है, उस स्थान से प्रमुख चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ था। और हड़प्पा कालीन स्थलों में मापक उपकरण के साक्ष्य लोथल से माने गए, जो इनका व्यापारिक केंद्र था, जहाँ से इनका व्यापार किया जाता था। सुमेरिया की सभ्यता से माना जाता है कि इन लोगों का व्यापार चला करता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कांसे का प्रयोग किया था। कांसा तांबा प्लस टिन की मिश्र धातु है, जबकि पीतल तांबा प्लस जस्ता की मिश्र धातु है। रोल्ड गोल्ड तांबा प्लस एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है। और जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता व निकेल की मिश्र धातु है। इसके अतिरिक्त और नंबर 5 गन मेटल पूछता है। गन मेटल तांबा प्लस जस्ता प्लस टिन की मिश्र धातु है। मिश्र धातुएं वे मिश्र धातुएं होती हैं जो अन्य धातुओं से मिलकर बनाई जाती हैं। इसमें मिश्र धातुओं में सीसा और जस्ता, सीसा भारत में राजस्थान में निकाला जाता है। जस्ते के लिए भारत की प्रमुख खान जावर खान है। इसके अतिरिक्त जब सिक्का धातु बनाई जाती है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है तांबा प्लस जस्ता और उसके साथ थोड़ा सा फास्फोरस मिला करके इस मिश्र धातु को तैयार किया जाता है। एक और प्रमुख मिश्र धातु है अमलगम।
जो कि पारा प्लस धातु की मिश्र धातु है। पारा प्लस धातु, पारा धातुओं के साथ मिलकर के अमलगम बनाता है, पारे की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता, यही कारण है कि पारे को लोहे के बने पात्रों में रखा जाता है, जबकि पीले फास्फोरस को पानी में रखा जाता है और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम सोडियम सबसे मुलायम धातु है और सोडियम जल के संपर्क में आने पर जलती है, इसलिए उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। जबकि फास्फोरस ऐसा पदार्थ है जो संपर्क में वायु के आने से जलता है, इसलिए उसको रखा जाता है पानी के अंदर, चाहे पीला फास्फोरस हो या सफ़ेद फास्फोरस। गैसों में फास्फीन गैस है, जो गैस वायु के संपर्क में आने पर स्वतः जलती है। यही कारण है कि फास्फीन गैस का प्रयोग किया जाता है समुद्री जहाज़ों को सिग्नल देने के रूप में। याद रखना है, गैस फास्फीन गैस है, जबकि फास्जीन गैस अलग गैस है। फास्जीन गैस क्लोरोफॉर्म के सूर्य के प्रकाश में आने पर बनती है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म एक एक ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में, ऑपरेशन करने से पूर्व शरीर को बेहोश करने के निश्चेतक के रूप में किया जाता है, और प्रकाश के संपर्क में आने पर यह विषैली गैस फास्जीन बनाता है, और वायु के संपर्क में आने पर जलने वाली गैस फास्जीन। और जब पूछे कि धातु कौन सी है जो वायु के संपर्क में स्वतः जलती है, तो कौन सा पदार्थ, फास्फोरस पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर स्वतः जलता है। नियोन गैस का प्रयोग वायुयानों को सिग्नल देने के रूप में और समुद्री जहाज़ों को सिग्नल देने के रूप में फास्फीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जबकि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में, उससे विषैली गैस बनने वाली फास्जीन। दोनों में अंतर है, देखते हैं, फास्फीन और एक फास्जीन, फास्फीन और एक फास्जीन, ये क्लोरोफॉर्म से बनने वाली गैस है, क्लोरोफॉर्म के प्रकाश के संपर्क में आने पर बनने वाली गैस है। ऐसे पदार्थ जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते, उनके लिए दिया जाने वाला मार्क कौन सा है? हॉल मार्क, एग मार्क, इको मार्क या ISI मार्क? सही आंसर होगा इको मार्क। सही आंसर होगा इको मार्क। इको मार्क ऐसे पदार्थों के लिए दिया जाता है जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते। हम दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे साबुन, जैसे तेल, जैसे डिटर्जेंट पाउडर। तो कुछ ऐसे डिटर्जेंट पाउडर हैं, कुछ ऐसे हाथ वॉश बनाए गए हैं कंपनियों के द्वारा जो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाते हैं, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते, या हानि पहुंचाते हैं तो बहुत कम मात्रा में पहुंचाते हैं। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा या पूरे विश्व भर में कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिससे लोगों को इनके प्रति जागरूक किया जाए, लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाएं। लोगों को इनके प्रति जागरूक करने के लिए इको मार्क की शुरुआत भारत में वर्ष 1991 ईस्वी से हुई थी। इसके मार्क की शुरुआत भारत में वर्ष 1991 ईस्वी से हुई थी, और इसका जो चिन्ह है वो चिन्ह है मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा, इसका चिन्ह मिट्टी का घड़ा है। इसको जारी करने वाली संस्थान भारतीय मानक ब्यूरो है। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो नामक अधिनियम के अंतर्गत 2016 के अधिनियम के अंतर्गत 2017 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। पहले इसको भारतीय मानक सूचकांक के नाम से जाना जाता था, और भारतीय मानक संकेत की स्थापना वर्ष 1986 ईस्वी को हुई थी। 2017 में इसका नाम भारतीय मानक ब्यूरो कर दिया गया, और भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय पुरानी दिल्ली में है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय पुरानी दिल्ली में है। वर्तमान में इको मार्क
17 उत्पादों पर दिया जाता है, 17 प्रकार की श्रेणियों के उत्पादों पर दिया जाता है। जैसे मैंने बोला डिटर्जेंट पाउडर के उत्पादों पर, जैसे साबुनों के उत्पादों पर, यूज़ किए जाने वाले तेल के उत्पादन पर। इस प्रकार से 17 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है इको मार्क। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट मार्क है होल मार्क। इसकी डिटेल हो गई है होल मार्क। होल मार्क को अभी विश्व भर के सभी देशों में नहीं अपनाया गया है, जबकि भारत में इस होल मार्क को प्रदान किया जाता है आभूषणों पर। यह आभूषणों पर दी जाने वाली एक मोहर है और इसको भारत में चांदी पर देना प्रारंभ किया था। चांदी पर, पहले सोने पर देना प्रारंभ किया, फिर चांदी पर। सोने पर इसको दिया जाने लगा था वर्ष 2000 से, और चांदी पर इसकी शुरुआत 2005 से कर दी गई थी। अभी हाल फिलहाल में इसी को एक वैधानिक कानून बना दिया गया है, अर्थात इसको मान्यता दे दी गई है। जिस प्रकार से सेबी की स्थापना 1988 में हुई और सेबी को वैधानिक दर्जा 1992 ईस्वी में दिया गया था। सेबी का कार्य जिस प्रकार से भारत के स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करना था, लेकिन जब उसकी स्थापना की गई तो सेबी द्वारा जब स्टॉक एक्सचेंजों की जांच की जाती थी, दोषी पाए जाते थे, तो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज सेबी के कानून को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो वैधानिक नहीं था। लेकिन बाद में जब ज़्यादा हद हुई तब 1992 ईस्वी में सेबी को वैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक उसी प्रकार से अगर ये जब स्थापित हुए तब भारत में कुछ स्वर्णकार बिना हॉलमार्क वाले वस्तुओं को, आभूषणों को बेच देते थे, और अब 15 जनवरी 2021 से इसको अनिवार्य बना दिया गया है। वर्ष 2021 में अनिवार्य बनाया गया है, इसीलिए हॉल मार्क अति महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त एग मार्क की अगर चर्चा करें, ये चर्चा हो जाती है हॉल मार्क की। इसको भी, हॉल मार्क को भी भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी। भारतीय मानक ब्यूरो को पहले भारतीय मानक संकेत कहते थे, जिसकी स्थापना 1986 में मुख्यालय पुरानी दिल्ली में हुई थी। एग मार्क कृषि, एग मार्क मतलब कृषि मार्क। एग मार्क मीन्स कृषि मार्क। यह मार्क ऐसे पदार्थों पर दिया जाता है जिनका उत्पादन कृषि से होता है, और कृषि से होने के पश्चात उनको जब मार्केट में बेचा जाता है, जिस प्रकार से हम मार्केट से पैकेट में बंद दालें लेकर के आते हैं, सरसों का तेल बोतल में बंद लेकर के आते हैं, जो उनकी गुणवत्ता के बारे में ये मार्क दिया जाता है, एग मार्क। इस मार्क की शुरुआत भारत में वर्ष 1937 ईस्वी से हुई थी। भारत में केंद्रीय एग मार्क जो संस्थान है वो अवस्थित है नागपुर में। केंद्रीय एग मार्क संस्थान नागपुर में है, महाराष्ट्र में, जो सबसे ज़्यादा संतरों का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट बचा है ISI मार्क। यह मार्क भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावी मार्क है। IS मार्क भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावी मार्क है। यह मार्क औद्योगिक वस्तुओं पर प्रदान किया जाता है। औद्योगिक वस्तुएं, जैसे हम यदि मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, या फिर प्लास्टिक पाइप खरीदते हैं, या फिर लोहे के पाइप खरीदते हैं, तो उन पर दिया जाने वाला मार्क है ISI मार्क। ISI मार्क, ISI मार्क। ISI मार्क की शुरुआत भारत में वर्ष 1955 ईस्वी से हो गई थी। ISI मार्क को भी भारतीय मानक ब्यूरो जारी करता है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले मार्क, एक तो हॉल मार्क, इको मार्क, और एक ISI मार्क। जबकि एग मार्क को
एग मार्क को ये संस्थान जारी नहीं करता। एग मार्क जो जारी किया जाता है उसकी एक अपनी अलग संस्थान है, विपणन और निरीक्षण संस्थान। विपणन और निरीक्षण संस्थान, इसकी जो मोहर होती है उस मोहर पर भी विपणन और निरीक्षण संस्थान भारत सरकार लिखा हुआ होता है। ये एग मार्क खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली मोहर, इको मार्क पर्यावरण को हानि ना पहुंचाने वाली वस्तुओं पर दी जाने वाली मोहर, ISI दी जाती है औद्योगिक वस्तुओं पर मोहर, और हॉल मार्क धातुओं पर आभूषणों पर दी जाने वाली मोहर है। इसके अतिरिक्त एक होता है GI टैग। GI टैग यानी भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत जो दिया जाता है यह किसी एक विशेष स्थान पर पैदा होने वाली वस्तु के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम भारत में एक अधिनियम लाया गया 1998 में, उसके अंतर्गत 2003 ईस्वी में इस GI सांकेतिक एक संस्थान की स्थापना हुई। यही संस्थान इसको प्रदान करती है और इसके द्वारा भारत में सबसे पहले GI टैग प्राप्त करने वाला उत्पाद दार्जिलिंग चाय बना, असम का दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय को यह मार्क वित्तीय वर्ष 2004-2005 में प्रदान किया गया था। ये दिया जाता है किसी एक स्थान पर, जिस प्रकार से असम का जो चाय है, असम का चाय अगर पहले जैसे आगरा का पेठा है, आगरा का पेठा उत्तर प्रदेश में बनाकर, उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर या उत्तर प्रदेश के किसी शहर में बनाकर भी आगरा के पेठा के नाम से बेचा जा सकता है। इस प्रकार आगरा के पेठा की जो वैल्यू है, उसके स्थान की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि उसका व्यवसाय अब छिनता हुआ सा नजर आता है। इसी प्रकार से यदि किसी पदार्थ को GI टैग मिल जाता है, अब माना यदि आगरा के पेठे को ही GI टैग यदि मिल जाता है, तब उत्तर प्रदेश के किसी गांव में, अन्य गांव में इसको बनाकर नहीं बेचा जा सकता। एक GI टैग मिलने का एक और फायदा यह होता है कि जब किसी वस्तु को GI टैग की मान्यता मिल जाती है तब उसकी पहचान बढ़ जाती है और लोग उसको ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी मांग बढ़ जाती है। और इस GI टैग को प्राप्त करने के लिए कंपनी को, GI संस्थान को कुछ रुपया पैसा देना होता है, जो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। अगर कोई कंपनी चाहती है तो 10 वर्ष के पश्चात भी उसको दोबारा से और पैसा जमा करके ले सकती है। निम्न में से किस प्रयोगशाला को सेवा मुक्त कर दिया गया है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती या हिमाद्री? सही आंसर होगा दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री भारत की अंटार्कटिका में स्थित एक वेधशाला है। अंटार्कटिका में भारत का सबसे पहला दल वर्ष 1982 ईस्वी में पहुंचा था। दल पहुंचने का उद्देश्य था कि कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं, अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है वो काफ़ी ठंडा क्षेत्र है, वहाँ की जलवायु अलग है, तब कुछ ऐसे परीक्षण होते हैं जो उसी जलवायु में संभव होते हैं, उसी तापमान पर संभव होते हैं। तो भारत के साथ साथ अन्य देशों ने भी वहाँ अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। भारत का वर्ष 1981 ईस्वी में दिल्ली से भारत का एक वैज्ञानिक दल अंटार्कटिका के लिए रवाना हुआ, जो दल 9 जनवरी 1982 ईस्वी को अंटार्कटिका पर पहुंच गया था। उसके नेतृत्वकर्ता SZ कासिम थे। 2014-15 के UPP में ये सवाल पूछा गया था कि अंटार्कटिका में पहुंचने वाले भारत के पहले वैज्ञानिक दल के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो SZ कासिम उसके नेतृत्वकर्ता थे। SZ कासिम उसके नेतृत्वकर्ता थे। यह दल गया, इसमें 21 सदस्य थे। उसके पश्चात अगले वर्ष अगला दल और गया, उसके बाद अगला दल और गया, मतलब दलों का आना जाना लगा रहता। लेकिन अब आवश्यकता पड़ी कि क्यों ना एक वहीं पर प्रयोगशाला बनाई जाए। तो जब भारत का तीसरा दल गया 1982 ईस्वी में, तब भारत ने अंटार्कटिका पर दक्षिण गंगोत्री नाम के ग्लेशियर में एक वेधशाला, एक प्रयोगशाला की स्थापना कर ली। उसका नाम रखा गया दक्षिण गंगोत्री। इसमें भारत के वैज्ञानिक अपने परीक्षण करने लगे, जैसे रासायन विज्ञान के कुछ परीक्षण, जैसे कम तापमान में होने वाले जीव विज्ञान के कुछ परीक्षण, भौतिकी के परीक्षण,
मीठे जल के परीक्षण, वहाँ की जलवायु के परीक्षण, वहाँ के बर्फ के टुकड़ों के बारे में परीक्षण, भूमि के चुंबकीय के परीक्षण, भूकंप के परीक्षण, इस प्रकार के कुछ परीक्षण भारत के वैज्ञानिक करने लगे। साथ साथ और देशों में होड़ लगी और देशों की भी प्रयोगशालाएं वहाँ पर स्थापित की गई हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता चला गया तो वर्ष 1990 ईस्वी तक अंटार्कटिका में बर्फ के पड़ने के कारण यह प्रयोगशाला बर्फ में दब गई। इसका कुछ ही भाग ऊपर रह गया, इसका ज़्यादातर भाग चारों तरफ से बर्फ में दब गया। अब आवश्यकता पड़ी कि इसके स्थान पर एक और प्रयोगशाला बनाई जाए और एक और प्रयोगशाला बनाई गई वर्ष 1990 ईस्वी को। इसकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी को दक्षिण गंगोत्री की, जबकि इसी के पास इससे लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर वर्ष 1990 ईस्वी में एक और प्रयोगशाला बनाई गई जिसका नया नाम रखा गया मैत्री। और इस वर्ष 1990 ईस्वी में इस दक्षिण गंगोत्री को सेवा मुक्त कर दिया गया। निम्न से किस प्रयोगशाला को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो दक्षिण गंगोत्री को, और इसके स्थान पर मैत्री नामक प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। उसके पश्चात वर्ष 2012 में इसी की हेल्प के लिए एक और प्रयोगशाला बनाई गई जिसका नाम रखा गया भारती। भारती की स्थापना हुई 2012 में। 2012 में इसकी स्थापना हुई, जबकि हिमाद्री ऑप्शन में दिया हुआ है तो हिमाद्री अंटार्कटिका में नहीं बल्कि जो ध्रुव है आर्कटिक में स्थित है। ये भारत की दक्षिणी गोलार्ध में है अंटार्कटिका की तीनों प्रयोगशालाएं, और हिमाद्री नाम की जो प्रयोगशाला है ये उत्तरी गोलार्ध में है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका और नॉर्वे के मध्य एक द्वीप पर अवस्थित ये हिमाद्री भारत की एक प्रयोगशाला है। अंटार्कटिका में नदियां नहीं है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप पे कोई भी भूकंप या क्षेत्र नहीं आता। यहाँ हिम नदियाँ बहती हैं। यहाँ की जो सबसे बड़ी अंटार्कटिका की जो सबसे बड़ी हिम नदी है वो नदी है बियर्ड मोड। यहाँ की सबसे बड़ी हिम नदी है। अंटार्कटिका में ऊंचा जो पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत अंटार्कटिका का विल्सन मासिफ है। विल्सन मासिफ अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अंटार्कटिका पर सरीसृप नहीं पाए जाते। यहाँ सरीसृप नहीं पाए जाते क्योंकि ठंडा क्षेत्र है। रेप्टाइल वर्ग यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरे था, जो वर्ष 1909 ईस्वी में अंटार्कटिका पर पहुंचा, जबकि अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला दक्षिण में पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति एडमंड से, और उत्तरी गोलार्ध में पहुंचने वाला रॉबर्ट पियरे था। रॉबर्ट पियरे उत्तरी गोलार्ध में पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति था। सरीसृप नहीं पाए जाते अंटार्कटिका में। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? पारा, आर्सेनिक, नाइट्रेट, कैडमियम। इसका सही आंसर होगा नाइट्रेट प्रदूषण के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग बच्चों में होने वाला रोग है। बच्चों में 3 माह तक के शिशु को के अध्ययन को कहा जाता है नीमेनेटोलॉजी। 3 माह तक के शिशु के अध्ययन को नीमेनेटोलॉजी कहते हैं। और जब शिशु के शरीर में नाइट्रेट प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जल के माध्यम से या माता के भोजन के, जैसे पौधे यूरिया को, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, और जब नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हम खाते हैं तो शरीर में नाइट्रोजन चला जाता है, नाइट्रेट प्रदूषण हो जाता है। जब माता, पानी, प्रदूषण, खाद्य पदार्थ, इन किसी भी माध्यम से यदि बच्चों के शरीर में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो शिशु की श्वसन नलिका फूल जाती है, जिसके कारण उसको सांस लेने में परेशानी होती है। और जब उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं शरीर को मिल पाती तब शिशु का शरीर नीला पड़ जाता है, जिसको नीला वर्ण रोग या ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। इनमें अतिरिक्त पारे की अधिकता के कारण शरीर में होने वाला रोग है मिनीमाटा रोग। इस रोग की शुरुआत जापान के मिनीमाटा नाम के द्वीप से ही हुई थी।
जिसके कारण इसी का नाम मिनीमाटा रोग रख दिया गया। इसके अतिरिक्त जापान से एक रोग की शुरुआत और हुई, इटाई इटाई रोग। इटाई इटाई रोग, इटाई इटाई रोग अस्थियों को प्रभावित करता है। इसके कारण अस्थियों में दर्द रहने लगता है, हड्डियों में दर्द इसके कारण रहने लगता है। जबकि आर्सेनिक प्रदूषण के कारण होने वाला रोग है ट्यूमर। ट्यूमर मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मस्तिष्क कैंसर जैसे। आर्सेनिक, ट्यूमर, नाइट्रेट विलोबी सिंड्रोम, पारे के कारण मिनीमाटा, कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है। इसके अतिरिक्त और प्रदूषण के कारण होने वाले रोगों में जैसे यदि शरीर में लोहे की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो लोहा की अधिकता के कारण एक रोग होता है विल्सन रोग। विल्सन, और विल्सन रोग प्रभावित करता है शरीर के यकृत को। यकृत को प्रभावित करता है लीवर को। लीवर सबसे बड़ा जो अंग है, लीवर को प्रभावित करता है। नंबर 6, लोहा की अधिकता के कारण एक और रोग होता है सिरोसिस रोग। सिरोसिस रोग भी यकृत को प्रभावित करता है, जबकि सिडरोसिस योग मस्तिष्क को प्रभावित करता है और सिलिकोसिस रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है। सिलिकोसिस फेफड़े, सिलिकोसिस फेफड़े को प्रभावित करता है। सिडरोसिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सिडरोसिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है और सिरोसिस रोग यकृत को प्रभावित करता है, जो शरीर में लोहे की अधिकता के कारण होने वाला रोग है। यदि शरीर में लोहे की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया और लोहे की अधिकता के कारण होने वाला रोग विल्सन होता है। सॉरी, तांबे की अधिकता के कारण, तांबा प्रदूषण के कारण, तांबे के कारण होता है विल्सन रोग। शरीर में तांबे की अधिकता प्रभावित दोनों किसको करते हैं? यकृत को। दोनों किसको प्रभावित करते हैं? यकृत को प्रभावित करने वाले रोग हैं। एक निकेल होता है। निकेल पूछता है एग्जामिनर कि यदि व्यक्ति के शरीर से गोली लगने पर, बंदूक की गोली लगने पर सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो किस प्रदूषण के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? तो उसमें होता है निकेल प्रदूषण। निकेल चॉकलेट में भी पाया जाने वाला एक हानिकारक पदार्थ है। निकेल और आर्सेनिक दोनों पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक वाला प्रदूषण वाला जो राज्य है पश्चिम बंगाल है, जबकि भारत के रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है भारत के केरल राज्य में। केरल राज्य है जो भारत में सबसे ज़्यादा रेडियोधर्मी पदार्थ मोनोजाइट का उत्पादन करता है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है, अर्थात भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में निकाला जाने वाला रेडियोधर्मी पदार्थ थोरियम है, जो पूरी दुनिया में भारत में ही सबसे ज़्यादा निकाला जाता है और भारत के एक राज्य है केरल में सबसे ज़्यादा निकालते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रदूषण से शरीर को बचाने के लिए, उसकी हानि से शरीर को बचाने के लिए खाया जाने वाला पदार्थ पोटेशियम ब्रोमाइड है। पोटेशियम ब्रोमाइड का खाया जाता है रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रदूषण से बचने के लिए। जबकि और बेंजीन प्रदूषण के कारण होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब रक्त का कैंसर बेंजीन प्रदूषण के कारण होता है। जबकि स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर रोग होता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के कारण। सूर्य से पृथ्वी पर लगभग 1% पराबैंगनी किरणें ही पहुंच पाती हैं, अन्य सभी को ओजोन परत अवशोषित या परावर्तित कर लेती है। पराबैंगनी किरणों को कार्ल रिटर नाम के व्यक्ति ने खोजा था। कार्ल रिटर नाम के व्यक्ति के द्वारा खोजा गया था। कार्ल रिटर ने पराबैंगनी किरणों को खोजा था। पौधों की रक्षा करने वाला, पराबैंगनी किरणों से पौधों की रक्षा करने वाला जो वर्णक है वह है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड ऐसा वर्णक है जो पौधों की रक्षा करता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। कैरोटीनॉइड के कारण ही तेल का रंग पीला होता है। निम्न में से कौन व्यक्ति कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की गई है। कौन व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? ऑप्शन: लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक,
सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद। इन सभी में हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि हमने एक सवाल पढ़ रखा है कि जो ग्राम दल के लोग थे, लाल बाल पाल, लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक और पाल मीन्स विपिन चंद्र पाल, उन सभी में से एक व्यक्ति लाला लाजपत राय थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में एकमात्र ऐसा अधिवेशन हुआ 1920 ईस्वी का अधिवेशन, जिस अधिवेशन को विशेष अधिवेशन कहा गया। विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में, अधिवेशन पहले ही एक हो चुका था, लेकिन 1919 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। द्वैध शासन का मीन्स कि कुछ रूल पर, कुछ विषयों पर, कुछ सब्जेक्ट पर यदि अंग्रेज शासन चलाएंगे तो कुछ पर राज्य के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, वो भी मतलब चुनाव लड़कर प्रांतों के सदस्य बन सकते हैं। अब भारतीयों को ये सोचना था कि अंग्रेजों ने जो हमें प्रांतों की विधानसभा में सदस्य होने का, शामिल होने का जो मौका दिया है, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको लेकर तुरंत 1920 ईस्वी में एक और अधिवेशन बुलवाया गया जिसको विशेष अधिवेशन कहा गया। लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इस अधिवेशन का निर्णय यही लेना था कि हम इसको स्वीकार करें द्वैध शासन को या ना करें, बल्कि भारतीयों का यही मानना था कि जो हम आंदोलन चलाकर अपनी बात को अंग्रेजों के सामने रखते हैं, यदि हम प्रांतों के सदस्य बन जाते हैं तब विधानसभा में बैठकर अपनी बात को रख सकते हैं, हमें आंदोलन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विवाद इस बात को लेकर इस अधिवेशन में हुआ कि यदि हम सदस्य बन भी जाते हैं तब भी हमारी बात वहाँ चलने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ जो मुख्य निर्णय लिया जाएगा वो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाएगा और उसके पश्चात भारत का गवर्नर उस तक जब को मान्य नहीं कर देता तब तक वो वैलिड नहीं होगा, और उसको मान्य करने से पहले भारत का गवर्नर, भारत का वायसराय इंग्लैंड की सरकार से अनुमति लेगा। इससे भारतीयों को लगता था कि हमें इससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, और इस बात को लेकर इस अधिवेशन में बहस हुई और ये अधिवेशन विफल हो गया था। तो लाला लाजपत राय जी अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1920 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुई थी, मुंबई में। इसकी स्थापना व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की। ए.ओ. ह्यूम्स इंग्लैंड के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के, जिनको शिमला का संत कहा जाता है। मानते हैं कि ए.ओ. ह्यूम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने ही कराई थी। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना के समय में लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी प्रवक्ताओं का एक संगठन है। इसके पश्चात 1986 ईस्वी के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष थे। उसके पश्चात अगले तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया, और बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथे अध्यक्ष जॉर्ज ह्यूले को बनाया गया, और जॉर्ज ह्यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एकमात्र अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। इस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे रास बिहारी बोस, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 के अधिवेशन में एक हो गई थी। एनी बेसेंट के प्रयासों से इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। यही समय था जिस समय में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1917 ईस्वी का अधिवेशन कोलकाता में संपन्न हुआ, और कोलकाता में संपन्न होने वाले इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई, और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय जी अध्यक्ष बने। 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास, जो सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के कहने पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1923 की अध्यक्षता
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे और 1924 के अधिवेशन बेलगांव में संपन्न हुआ और बेलगांव में संपन्न होने वाले इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। बेलगांव शहर कर्नाटक में पड़ता है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार मात्र अध्यक्ष बनाए गए थे और 1925 ईस्वी का अधिवेशन कानपुर में संपन्न हुआ। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय पहली महिला सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई। 1929 की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर की। उसी समय में इन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगे को फहराया था। उसके पश्चात वर्ष 1938 ईस्वी की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। सुभाष चंद्र बोस पहले गांधी और चित्तरंजन दास के कहने पर ही इसमें शामिल हो गए थे, लेकिन 1938 के जब अध्यक्ष पद के चुनाव हुए हरिपुरी, तो उस समय में गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सितार मैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्षता करते हैं 3 माह तक अध्यक्ष रहते हैं। 1939 ईस्वी में जब त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो सुभाष चंद्र बोस से गांधी जी नाराज रहते हैं क्योंकि उनके प्रत्याशी हार गए हैं और गांधी जी मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस को कहीं ना कहीं ये बात खल रही थी। सुभाष चंद्र बोस ने 3 माह पश्चात 1929 में त्रिपुरी संकट इसको कहा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। यह सवाल पिछले यूपी पैट के पीईटी के पेपर में पूछा जा चुका है। उसके पश्चात वर्ष 1940 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी अध्यक्ष बनाए जाते हैं और 1942 में भी वही है। 1942 ईस्वी में जब भारत छोड़ो आंदोलन चलता है तो कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके पश्चात भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं। इस प्रकार 1940 से 1945 ईस्वी तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था और एक पुस्तक लिखी, इंडिया विंस फ्रीडम। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में ही भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत की आज़ादी के समय में अध्यक्ष आचार्य जे.वी. कृपलानी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अंतिम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। महात्मा गांधी का कहना था कि भारत की आज़ादी के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अरविंद घोष ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इस कार्य में इसकी मदद करूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वालों की संस्था है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं और अभी बताया कि जो लॉर्ड डफरिन थे, जिसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसने कांग्रेस के बारे में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी प्रवक्ताओं का संगठन है।